क्यों शक के दायरे में है लोकतंत्र? ईवीएम की गड़बड़ी में कितनी है सच्चाई? क्या कहते हैं ईवीएम पर देश विदेश के टेक्नीशियन? ईवीएम की शिकायतों पर क्या है अदालत का रुख? और सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया दोबारा चुनाव का आदेश? इस स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा ईवीएम की दिलचस्प कहानी और चौंकाने वाले तथ्य। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल समझे जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। परिणाम के साथ ही एक बार फिर ईवीएम मशीन सियासी दलों के निशाने पर है। वैसे चुनाव बाद ईवीएम पर सवाल कोई पहली बार नहीं उठे हैं। जिस दिन से चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है उसी दिन से ईवीएम की विश्वसनीयता शक के दायरे में है। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे ईवीएम के बारे में ही बात की जाए। आपको ईवीएम के अस्तित्व में आने से लेकर इससे जुड़ी तमाम तकनीकी और राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ इस पर चुनाव आयोग और अदालत के रुख के बारे में बताया जाए। आपको बताया जाए कि अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने क्यों ईवीएम पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं ईवीएम की उत्पत्ति यानी कि इसके आविष्कार से। तो ऐसा माना जाता है कि ईवीएम का आविष्कार 1890 में गिलेस्पी और आविष्कारक जेकब मेयर्स ने किया था और इसका सबसे पहला इस्तेमाल 1892 में लॉकपोर्ट, न्यूयॉर्क सिटी के सिटी इलेक्शन में किया गया था। वहीं भारत में इसका आविष्कार वर्ष 1980 में एमबी हनीफा द्वारा किया गया। हनीफा ने 15 अक्टूबर 1980 को अपने इस आविष्कार को इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। तमिलनाडु में आयोजित सरकारी प्रदर्शनी के दौरान 6 शहरों में हनीफा के इस आविष्कार का डेमो दिया गया। चुनाव आयोग ने 19 मई 1982 को केरल के प्रावूर विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर इसका पहली बार इस्तेमाल किया। इस सीट से केरल विधानसभा स्पीकर एसी जोस चुनाव लड़ा करते थे। ईवीएम से आए चुनाव परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी एसी जोस सीपीआई प्रत्याशी शिवन पिल्लई से मात्र 123 वोटों से चुनाव हार गए। जोस ने अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया और हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने जोस की अर्जी खारिज कर दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी पर तो सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन बैलेट के जरिए दोबारा इलेक्शन करवाने के आदेश जरूर दे दिए। दोबारा इलेक्शन में जोस 2000 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग की मंशा पर संसद ने वर्ष 1988 में लोक सेवा अधिनियम 1991 में संशोधन कर एक नई धारा 61A जोड़ दी। 15 मार्च 1990 को यह धारा लागू कर दी गई, जिसके आधार पर वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में आयोग ने मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5 और दिल्ली की 6 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का दोबारा इस्तेमाल किया। वर्ष 2004 में हुए चुनाव के दौरान आयोग ने देश के सभी बूथों पर लगभग 18 लाख ईवीएम के जरिए चुनाव करवाए। मैं आपको ईवीएम की तकनीकी और इसके कानूनी पहलू के बारे में बताऊं, उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत में ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम और अधिकतम 3840 वोट दर्ज हो सकते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ईवीएम को लेकर भले ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी के साथ बेहतर नतीजों का तर्क दिया जाता हो, लेकिन इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता हमेशा ही सवालों के घेरे में रही। 2004 के आम चुनाव में इसके इस्तेमाल के फौरन बाद मोदी सरकार की वर्तमान मंत्री मीनाक्षी लेखी के पिता दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्राणनाथ लेखी ने हाईकोर्ट में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए थे। वर्ष 2009 के उपचुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए प्रत्याशी वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तो चुनाव में एनडीए की हार के बाद न सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठाए थे, बल्कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के जरिए देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी किए थे। यहां तक कि भाजपा नेता और संघ प्रचारक रहे जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर ईवीएम मशीन के नाम से एक किताब ही लिख डाली थी,
जिसका विमोचन भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया था। इसी किताब की भूमिका में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था कि मैं जर्मनी को टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एडवांस देश मानता हूं, लेकिन वहां ईवीएम बैन है। अमेरिका के भी 50 प्रांतों में से 30 स्टेट में ईवीएम बैन है, तो भारत में भी इसे क्यों नहीं बैन किया जाना चाहिए। नरसिम्हा राव की इसी किताब में हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा भी किया है। इसी किताब में वोटिंग सिस्टम एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड हिल के हवाले से ईवीएम को असुरक्षित बताया गया है। चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले ब्रिटिश के प्रसिद्ध गणितज्ञ रोजर पेनरोज ने वर्ष 1954 में अपनी किताब शेडोज ऑफ द माइंड में कई जनमत सर्वेक्षण के बाद सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव में उच्च तकनीकी धांधली की संभावना व्यक्त की है। ईवीएम पर शोध करने वाले साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डंकन बुएल कहते हैं कि चुनाव में तकनीक का जितना कम इस्तेमाल हो उतना ही लोकतंत्र के लिए बेहतर है। शायद दुनिया भर के चुनावी आंकड़ों और ईवीएम पर शोध कर उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाले बुद्धिजीवियों के नजरिए की ही बदौलत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे देश आज अपने यहां मशीन की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाते हैं। ईवीएम के जरिए हुए चुनाव परिणामों में फर्क आने के बाद अर्जेंटीना और इराक ने भी इन मशीनों से तौबा कर ली। वेनेजुएला में तो वर्ष 2017 में ईवीएम के हुए चुनाव में मतगणना के दौरान मतदान से 10 लाख वोट ज्यादा निकलने से काफी हंगामा मचा था। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि आविष्कार के शुरुआती दिनों में ही ईवीएम को अपना लेने वाले नीदरलैंड और इटली जैसे देशों ने भी अब मशीन को छोड़कर बैलेट का रास्ता पकड़ लिया है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम को पारदर्शिता के खिलाफ बताते हुए इसे असंवैधानिक करार देकर इसे बैन कर दिया। आज दुनिया में केवल 4 देशों में ही पूर्ण रूप से और 11 देशों में आंशिक रूप से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। उन 11 देशों में भी अधिकांश देश अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ भाजपा ने ही इस पर सवाल उठाए हों। समय समय पर अन्य सियासी दल के नेता भी ईवीएम का मुखर विरोध करते रहे हैं। 2009 में कांग्रेस नेता जेबी पटनायक और 2014 में असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के ही तरुण गोगोई भी इस पर सवाल उठाने वालों में शामिल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जब विकसित देश ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव करवाते हैं तो भारत या अन्य कम विकसित देशों को ईवीएम से चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। मशीन से चुनाव का विरोध करने वालों में लालू प्रसाद यादव और मायावती का नाम भी शामिल है। अब यह अलग बात है कि ईवीएम पर वर्ष 2006 में जब चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो किसी भी राजनीतिक दल ने ईवीएम का विरोध नहीं किया था, लेकिन बाहर सब ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ईवीएम को होल सोल फ्रॉड की संख्या देते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाया था। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर ही वीवीपैट यानी मतदान के बाद मशीन से एक कागज की पर्ची निकलने वाला सिस्टम लगाकर किसी भी 5 बूथ के मतदान आंकड़ों का मिलान करने का आदेश दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन लगाने के लिए 2019 तक समय मांगा था। लेकिन इसके लिए 3200 करोड़ का खर्च बताकर जब टालमटोली की गई तो वर्ष 2019 में गाजियाबाद के राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर वीवीपैट पर्चियों से मतदान के मिलान की मांग की। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की याचिका पहले भी खारिज कर चुकी है। वर्ष 2019 के चुनावों में तो ईवीएम के नतीजों में भारी गड़बड़ देखने को मिली। लोकसभा की 542 सीटों में से 347 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिला। यह अंतर 1 वोट से लेकर 1 लाख से अधिक वोटों तक का था। 6 सीटों पर तो यह विसंगति जीत हार के आंकड़े से भी ज्यादा थी। लिहाजा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में चुनाव आयोग पर भी डेटा बदलने के आरोप लगाए गए थे।
वर्ष 2021 में वकील आर जयासुकी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव की मांग करने वाली याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नारायण का कंप्यूटर हैक हो सकता है तो फिर ईवीएम कैसे इससे सुरक्षित रह सकती है, जिस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी वकील एमएल शर्मा ने बैलेट से चुनाव करवाने की याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संसद से मंजूरी नहीं ली गई है, लिहाजा इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस याचिका को सूचीबद्ध करने की बात कही थी। कुल मिलाकर हर चुनाव के बाद हंगामे का सबब बनने वाली ईवीएम सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर होने के बावजूद चुनाव आयोग ईवीएम हैकिंग को सिरे से खारिज करता रहा है। यहां तक कि आप पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने तो दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का डेमो दिखाकर चुनाव आयोग को चुनौती तक दे डाली थी, जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें बगैर हाथ लगाए ईवीएम हैक करके दिखाने जैसा बचकाना और हास्यास्पद टास्क देकर मामले को रफा दफा कर दिया। हालांकि आयोग लाख ईवीएम हैकिंग की बात को नकारता रहे, लेकिन वर्ष 2013 में आई चुनाव आयोग की ही ई बुकलेट ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी में प्रोफेसर रजत, प्रोफेसर दिनेश शर्मा, प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल और प्रोफेसर डी साहनी ने ईवीएम हैक की संभावना की पुष्टि की है। लोकतंत्र में अगर किसी भी एक व्यक्ति को पारदर्शिता पर शक है तो यह लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। ऐसे में जिस देश में लगभग समूचा विपक्ष अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े कर रहा हो तो कुछ ना गलत होने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था के भरोसे को कायम रखने के लिए एक बार फिर से बैलेट को अपनाने में क्या बुराई है। ये वो सवाल है जिसे लोकतंत्र के हर प्रहरी को चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार से जरूर पूछना चाहिए। बहरहाल ये थी ईवीएम की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।